हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 139 वन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि बताता है कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना है और किसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 बताता है कि कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो या फिर कोई भी बिजनेस ना हो तो भी उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नाउ द क्वेश्चन में अराइज, अगर कोई कंपनी है जो 31 मार्च को ही इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? आंसर इज यस, कंपनी को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है इवन फॉर द 1 डे। नाउ सेकंड क्वेश्चन ही, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है वह 21 मार्च को इनकॉर्पोरेट हुई है और वह पार्टनरशिप फर्म ने अभी तक बिजनेस चालू नहीं किया है, सिर्फ उसने अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? आंसर इज यस, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी को इवन इफ दे आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस और दे हैवंट मेड एनी प्रॉफिट और अ लॉस, they must have to file the income tax return under section 139(1) of the Income Tax Act 1961. Now another thing is, what about any other SSE? अगर कोई SSE कंपनी या फर्म है तो उसको तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, लेकिन अगर कोई और SSE है अदर देन कंपनी और फर्म, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी तब ही है जब उसकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो हमें कौन सी लेनी है? ग्रॉस टोटल इनकम हमें बिफोर क्लेमिंग द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54 EC, 54 B, 54 F एटेक्ट्रा, यानी कि 54 की सीरीज वाले जो भी एग्जम्पशन यानी कि कैपिटल गेन वाले एग्जम्पशन जो हम क्लेम कर सकते, वो एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले वाली ग्रॉस टोटल इनकम अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो यू मस्ट हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। नाउ एक चीज़ और आती है कि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है और RNOR है, RNOR का मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है एंड यू आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड आप किसी भी एसेट के बेनिफिशियल ओनर है इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, तो मैंने क्या बोला कि अगर आप RNOR इंडिविजुअल है, दैट इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल है, और आप किसी भी बेनिफिशियल ओनर है किस चीज़ के, कोई भी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैविंग आउटसाइड इंडिया या फिर साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, तो even if I don't have any income in the India, I must have to file my income tax return. For example, अगर दुबई में मेरा फ्लैट है एंड मैं इंडिया में रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ, तो ये क्या हो गया कि आई एम अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सो मैं दुबई के फ्लैट का बेनिफिशियरी ओनर हूँ जो आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी है मेरी, और मैं इंडिया में रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, सो इवन इफ इंडिया में मेरी कोई भी इनकम नहीं है तो भी मुझे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के शेयर्स है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आउटसाइड इंडिया की है, सो मेरे पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट है फॉर दी आउटसाइड इंडिया, सो आउटसाइड इंडिया का मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और मैं अगर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ, सो एज ए बेनिफिशियल ओनर ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया आई मस्ट हैव टू फाइल माय इनकम टैक्स रिटर्न एज ए RNOR इन इंडिया। नाउ अगर कोई साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, फॉर एग्जांपल मेरा स्विस बैंक में बैंक अकाउंट है, तो स्विट्जरलैंड में मेरा जो बैंक अकाउंट है उसकी साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया में हो गई, तो उसकी वजह से वहाँ पे मेरी जो एसेट है बैंक अकाउंट
जिसकी मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी है, तो वह आउटसाइडर इंडिया होने की वजह से एंड मैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, उसकी वजह से आई मस्ट हैव टू फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न इवन इफ आई हैवंट एनी इनकम इन इंडिया। सो मैंने क्या बोला, अगर मैं बेनिफिशियर ओनर हूँ of any asset located outside India including financial interest outside India or any signing authority outside India, तो I must have to file my income tax return। अगर सेम फॉर एग्जांपल अगर कोई बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियर ओनर नहीं है, बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी का मतलब वो एसेट का ओनर नहीं है लेकिन उसके एसेट की वजह से उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो अगर कोई बेनिफिशियरी है for the financial interest outside India or for any asset located outside India, और वह बंदा इंडिया में रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझना कि अगर कोई भी बंदा बेनिफिशियर ओनर है और उसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइड इंडिया, साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया एज वेल एज एनी प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इंडिया में उसे दिखा दी है और उसकी इनकम भी इसमें इंक्लूड कर दी है, तो बेनिफिशियरी को फिर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके वह इनकम दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बेनिफिशियरी को वह कंडीशन में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ एक चीज़ और आती है, अभी अभी लास्ट ईयर ही अमेंडमेंट आया है कि अगर 7 प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया है। 7 प्रोवाइजो क्या बोलता है कि अगर आपका कोई भी बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक में करंट अकाउंट्स है और अगर आपने उसमें 1 करोड़ या उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट करवाई है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट थिंग इज आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1 लाख से ज़्यादा इनकर किया है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। एंड अगर आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख या उससे ज़्यादा का एक्सपेंडिचर किया है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो 7 प्रोवाइजो क्या बोलता है, आपने 1 करोड़ से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करवाई है, 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस इनकर किया है या 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल का एक्सपेंस इनकर किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है इवन इफ योर इनकम इज बिलो द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। नाउ अनदर थिंग इज व्हाट आर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। सो नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज 31 जुलाई, लेकिन 3 लोगों के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है 31 अक्टूबर। वो 3 लोग की कौन कौन से है, CPA, C यानी कंपनी, P यानी पार्टनर ऑफ द फर्म whose accounts are required to be audited under the income tax act and A for audit who are required to do the tax audit under the income tax act। यानी कि जो भी बंदा ऑडिट करने के लिए लायबल है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट या फिर एनी अदर एक्ट तो उसके लिए ड्यू डेट रहेगी 31 अक्टूबर। और एंड वन थिंग इज अगर पार्टनरशिप फर्म है और वह ऑडिट करने के लिए लायबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर लॉ देन उसके जो भी पार्टनर है उसके लिए ड्यू डेट रहेगी 31 अक्टूबर। पहले क्या था, सिर्फ वर्किंग पार्टनर के लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर थी और नॉन वर्किंग के लिए 31 जुलाई थी, लेकिन लास्ट ईयर से ये चेंज आ गया है, वर्किंग हो या फिर नॉन वर्किंग पार्टनर दोनों के लिए ड्यू डेट आपकी रहेगी 31 अक्टूबर अगर पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करवाना मैंडेटरी है तो। नाउ एक चीज़ समझना, LLP के लिए ड्यू डेट क्या रहेगी, तो LLP को अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फर्म ही माना जाता है। सो LLP के लिए ड्यू डेट जो भी फर्म की रहेगी वही ड्यू डेट LLP की रहेगी। नाउ अगर कोई भी SSE है who is required to do the audit under section 92 CE तो उसके लिए ड्यू डेट क्या रहेगी, उसके लिए ड्यू डेट रहेगी 30 नवंबर। सो आई होप you will understand the concept of section 139 subsection 1. Thank you.